सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी समाचार में। आज हम फिर बात करेंगे पीसीटीएस फॉर्म नंबर 678 को कैसे भरें। 678 नंबर फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, इससे पहले मैंने प्रसव पूर्व सेवाएं, प्रसव विवरण, HBNC, HBYC, RTI और परिवार नियोजन तक के सभी पॉइंट मैंने आपको इससे पहले इसी चैनल पर वीडियो डाल करके बताए हैं। उसके अंदर आपने अच्छे से समझ लिया होगा। यदि आपने पहले जो मैंने वीडियो डाले हैं वो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देख लें। तो आपको बता देता हूं, इसी चैनल पर मैंने 678 नंबर फॉर्म कैसे भरा जाता है, उसके अंदर भरते समय आपके द्वारा कहां कहां गलतियां होने की संभावना होती है, वो सभी बातें मैंने पार्ट 1, 2, 3, 4 तक की वीडियो डाल करके आपको अच्छे से समझा दिया है। आज हम बात करेंगे टीकाकरण सत्र की। तो आप यहाँ पर देखेंगे टीकाकरण सत्र वाले कॉलम के अंदर आपको किस प्रकार से अपनी रिपोर्ट करनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिशु टीकाकरण, तो शिशु टीकाकरण के अंदर सबसे पहले आपका यहाँ पर पॉइंट आता है 0 से 11 माह जिनका टीकाकरण किया गया। 0 से 11 माह का बच्चा जिनका टीकाकरण किया गया। इसके बाद आता है इन फैसिलिटी और आउटरीच। इन फैसिलिटी और आउटरीच के अंदर कौन सी रिपोर्ट आएगी वो मैंने आपको इसी चैनल पर 678 नंबर फॉर्म कैसे भरें वीडियो पार्ट 2 के अंदर अच्छे से समझाया था। फिर भी आपके किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं, आपको फिर से बता दिया जाएगा। एक बार फिर आपको बता देता हूं, इन फैसिलिटी के अंदर जो आपने अपनी संस्था के अधीन स्वास्थ्य के अंदर पर जो सेवाएं दी है वो रिपोर्ट आएगी। आउटरीच के अंदर वो आएगा जो आपने किसी कैंप के अंदर कोई टीकाकरण सत्र आयोजित किया हो, या आपने कोई VHSC या VHND के दिन आपने कोई टीकाकरण सत्र आयोजित किया हो, या आपने कहीं पर एक्स्ट्रा टीकाकरण सत्र आयोजित किया है, तो उन टीकाकरण सत्र के अंदर यदि आपने कोई सेवाएं दी है तो वो आउटरीच के अंदर आएगी। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आता है नवजात शिशु जिन्हें जन्म के तुरंत बाद विटामिन के इंजेक्शन दिया गया। जन्म के तुरंत बाद विटामिन के का इंजेक्शन आप अपने संस्था पर जो डिलीवरी होती है और डिलीवरी होने के तुरंत बाद आप विटामिन के का इंजेक्शन यदि आपने लगाया है तो वो रिपोर्ट आप देंगे और वो रिपोर्ट आएगी आपकी इन फैसिलिटी। ये आउटरीच के अंदर नहीं आती है। आउटरीच का कॉलम यहाँ पर ब्लॉक है, आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये केवल इन फैसिलिटी के अंदर आएगी। इसी तरह BCG का टीका है तो आप अपनी फैसिलिटी पर या आपने आउटरीच में जहां लगाए हैं तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो पेंटावेलेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज आपने जितने बच्चों को दी है वो इन फैसिलिटी के अंदर दी है तो इन फैसिलिटी के अंदर आ जाएगी। आउटरीच के अंदर दी है तो आउटरीच के अंदर आ जाएगी। तो इस महीने मेरे द्वारा यहाँ पर 9 BCG लगे थे, 9 पेंटा फर्स्ट लगे थे, 9 ही पेंटा सेकंड लगे थे और पेंटा थर्ड मेरे यहाँ पर 10 लगे थे। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से रिपोर्ट दर्ज कर दी है। और मेरे संस्था में कोई डिलीवरी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने विटामिन के इंजेक्शन और OPV 0 बर्थ डोज यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, तो यहाँ पर मैंने 0 कर दिया है। अब आगे आता है OPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो OPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने आपने पेंटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लगाए हैं उसी के हिसाब से OPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप लगाओगे। हो सकता है कभी कभार आपकी सप्लाई के अंदर OPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या पेंटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या कोई और वैक्सीन है जो नहीं आई हो तो उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर कम हो सकती है। यदि आपके पास पूरी सप्लाई है और आपने टीकाकरण किया है तो यहाँ पर पेंटा फर्स्ट जितनी डोज लगी है उतनी ही संख्या के अंदर OPV फर्स्ट डोज लगेगी। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मैंने पेंटा फर्स्ट 9 दिया है तो यहाँ पर OPV फर्स्ट मैंने 9 दिया है। इसी तरह पेंटा सेकंड मैंने 9 बच्चों को लगाया है तो OPV सेकंड भी यहाँ पर 9 बच्चों को दे दिया है। इसी तरह मैंने पेंटा थर्ड यहाँ पर 10 बच्चों को लगाया है तो OPV थर्ड मेरे द्वारा यहाँ पर 10 बच्चों को दे दिया गया है। हेपेटाइटिस B 0 बर्थ डोज कब लगती है, आपको यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ। OPV 0 बर्थ डोज, OPV 0 बर्थ डोज आपके चिकित्सा संस्थान पर डिलीवरी होती है उसी टाइम आपको देनी होती है। और यदि कोई लाभार्थी आपके पास आ जाता है कि डिलीवरी हॉस्पिटल में हो चुकी है और डिलीवरी हुए अभी तक 15 दिन से कम हुए हैं, आपकी संस्था पर वो बच्चे को लेकर के आ जाता है तो उसको आप बर्थ डोज दे सकते हैं, क्योंकि OPV 0 बर्थ डोज हम जन्म से 15 दिन तक दे सकते हैं। तो 15 दिन के अंदर अंदर आपने किसी बच्चे को OPV की डोज दी है तो वो संख्या आप यहाँ पर दे सकते हैं। आगे आता है हेपेटाइटिस B बर्थ डोज। हेपेटाइटिस B बर्थ डोज कब लगता है, ये केवल जन्म पर लगता है, 24 घंटे के अंदर अंदर देनी होती है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपने हेपेटाइटिस B बर्थ डोज दी है तो यहाँ पर संख्या लिखेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 आएगा। मेरे चिकित्सा संस्थान पर इस महीने कोई डिलीवरी नहीं हुई थी, 24 घंटे के अंदर मैंने किसी बच्चे को कोई डोज नहीं दी है तो मैंने यहाँ पर 0 लगा दिया है। इसके बाद आता है FIPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज आपने जितने बच्चों को दी है तो वो संख्या यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद आता है रोटा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो रोटा वायरस की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज आपने जितने बच्चों को लगाई है वो संख्या यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद PCV फर्स्ट, सेकंड और PCV बूस्टर। अब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, जो भी वीडियो देखे ये जरूर लिखेंगे PCV फर्स्ट आप बच्चे को कब लगाओगे, PCV सेकंड की डोज कब देंगे और PCV बूस्टर की डोज कब देनी होती है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे। इसके बाद आता है मिजल्स रूबेला। तो मिजल्स रूबेला आपने कितने बच्चों को लगाया है ये आप रिपोर्ट यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद आता है JE। तो JE फर्स्ट डोज की खुराक आपने दी है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, परंतु JE का टीका सभी जगह उपलब्ध नहीं हुआ है तो जहां जहां पर JE का टीका शुरू हो चुका है वो यहाँ पर रिपोर्ट भरेंगे। इसके बाद आता है 9 से 11 माह का बच्चा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 9 से 11 माह के बच्चे जिनका इस माह के दौरान पूर्ण टीकाकरण हुआ, इसके अंदर क्या क्या आएगा, BCG,
प्लस ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस पेंटावेलेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड और मिजल्स रूबेला फर्स्ट, ये सभी टीके उस बच्चे को लग चुके हैं तो उनकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर देनी है। मेरे इस महीने 9 बच्चों को मैंने मिजल्स रूबेला फर्स्ट तक की डोज लगाई थी और उन सभी बच्चों को ये सभी टीके लग चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर 9 डाल दिया है। अब ये पूछेगा ये 9 डोज आपने लगाई है तो ये 9 डोज बालक बालिकाएं कितनी है, उसके अंदर से बालक कितने थे और बालिकाएं कितनी थी। तो मेरे यहाँ पर इस महीने बालक 5 थे और बालिकाएं 4 थी, तो कुल मिलाकर के 9 डोज मेरी पूरी हो चुकी है। तो आगे कॉलम आता है बच्चों की संख्या जिन्हें 12 माह के पश्चात वैक्सीनेशन किया गया, डिलेड वैक्सीनेशन। डिलेड वैक्सीनेशन का मतलब है जिन बच्चों की देरी से वैक्सीनेशन हुआ है, समय के बाद वैक्सीनेशन हुआ है, ऐसा कोई बच्चा आपके पास आया है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप बच्चों की संख्या जिनके 12 माह पश्चात मिजल्स रूबेला फर्स्ट लगा। मिजल्स रूबेला फर्स्ट हमें 12 महीने तक ही उम्र तक लगाना होता है, परंतु 12 महीने के बाद यदि आपने किसी को मिजल्स रूबेला लगाया है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आता है 12 माह के पश्चात जेई फर्स्ट डोज लगा, तो जेई फर्स्ट डोज भी 12 महीने तक ही लगता है। उसके बाद कोई बच्चा आपके पास आया और आपने उसको इंजेक्शन लगवाया है तो यहाँ पर उसकी संख्या डालेंगे। बच्चों की संख्या जिनके 12 माह के पश्चात मिजल्स डीपीटी फर्स्ट लगा, 12 महीने के बाद मिजल्स डीपीटी फर्स्ट आपने लगाया है। डिलेड वैक्सीनेशन, डिलेड वैक्सीनेशन का मतलब है कि बच्चे का वैक्सीनेशन देरी से हो रहा है, तो यहाँ पर आप डिलेड वैक्सीनेशन वाले कॉलम में डालेंगे। ये सभी कॉलम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये डिलेड वैक्सीनेशन वाले कॉलम है। तो डीपीटी फर्स्ट सेकंड थर्ड, डीपीटी बूस्टर, ओपीवी बूस्टर और जेई बूस्टर लगा है, तो वो संख्या आप इसके अंदर डाल देंगे। अब आगे देखेंगे 12 माह से अधिक उम्र के बच्चे जिन्हें निम्न टीके दिए गए, यानी 12 महीने से ऊपर की उम्र के बच्चे हैं और उनको ये टीके आपने लगाए हैं, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पर देंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से टीके आएंगे देखेंगे आप ध्यान से। मिजल्स रूबेला सेकंड डोज, मिजल्स रूबेला सेकंड डोज कब लगाते हैं? 16 माह से अधिक उम्र पर। तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे 16 माह से लेकर के और किस माह के बच्चे को हमें मिजल्स सेकंड लगाना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिजल्स रूबेला सेकंड डोज 16 माह से अधिक उम्र पर आपने कितने बच्चों को लगाया? तो मेरे इस महीने मैंने 6 बच्चों को लगाया है। इसी तरह डीपीटी फर्स्ट और ओपीवी बूस्टर, ये भी इसी के साथ हम लगाते हैं। तो डीपीटी फर्स्ट और ओपीवी बूस्टर आपने दिया है तो वो संख्या यहाँ पर आ जाएगी 6 मैंने यहाँ पर डाल दिया है। आगे 16 महीने से अधिक उम्र के बच्चों की संख्या जिन्हें जेई सेकंड डोज 16 से 24 महीने के बीच में आपने किसी बच्चों को दिया है तो वो संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। आगे देखेंगे 23 माह से अधिक उम्र के बच्चे जिन्हें निम्न टीके दिए गए। 23 माह से अधिक उम्र के, 23 माह से अधिक उम्र के बच्चे आपके पास आए और उन बच्चों की संख्या जिन्हें टाइफाइड का टीका लगा है, टाइफाइड का टीका आपने लगाया है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। टाइफाइड का टीका आपके नियमित टीकाकरण सत्र के अंदर लगता है या नहीं लगता, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे कि टाइफाइड का टीका नियमित टीकाकरण सत्र के अंदर आप लगाते हैं या नहीं लगाते। उसके बाद आता है 5 वर्ष के बच्चों की डीपीटी बूस्टर सेकंड डोज। ये 5 वर्ष तक के बच्चों का है। यदि आपके पास कोई बच्चा 5 वर्ष और 10 महीने का आता है तो उसको ये 5 वर्ष वाला टीका लगेगा या नहीं लगेगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता देंगे। इसी प्रकार देखेंगे 10 वर्ष वाले बच्चों को, 16 वर्ष वाले बच्चों को टीडी का टीका आपने लगाया है तो वो संख्या आपको यहाँ पर लिखनी है। अब आपको बता देता हूँ 5 वर्ष के बच्चों को डीपीटी बूस्टर सेकंड डोज, 5 वर्ष के बच्चों को यानी जिसकी उम्र 5 साल पूरी हो चुकी है और 6 साल पूरी नहीं हुई है, यानी 5 से 6 साल तक के बच्चों को हम डीपीटी बूस्टर लगा सकते हैं। इसी तरह 10 वर्ष के बच्चों को, 10 से 11 वर्ष तक के बच्चों को हम टीडी 10 दिया जा सकता है और इसी तरह 16 वर्ष के बच्चों को है, 16 से 17 साल तक के बच्चों को टीडी 16 दिया जा सकता है। और आगे देखेंगे 18 वर्ष व 18 वर्ष से अधिक जिन्हें बीसीजी का टीका लगा हो, 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे आपके पास कोई आया हो, बीसीजी का टीका आपने लगाया हो तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। तो मैंने इस महीने मेरे क्षेत्र में किसी भी बच्चे को 18 वर्ष से अधिक उम्र का है उसको बीसीजी का टीका नहीं दिया। मेरे क्षेत्र में इस प्रकार का कोई भी बच्चा मेरे यहाँ पर नहीं था तो मैंने यहाँ पर सभी जगह 0-0 डाल दिया है। इससे आगे आपका आता है टीकाकरण सत्र। अब टीकाकरण सत्र के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे माह में आयोजित टीकाकरण सत्रों की संख्या, इन फैसिलिटी और आगे आता है आउटरीच वाला कॉलम। तो आउटरीच के अंदर आपने कितने टीकाकरण सत्र आयोजित किए, इन फैसिलिटी के अंदर आपने कितने टीकाकरण सत्र आयोजित किए वो संख्या आपकी यहाँ पर आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन फैसिलिटी। तो जो मैंने आपको बताया था कि इन फैसिलिटी के अंदर आप अपनी संस्था पर, उप केंद्र पर, उप स्वास्थ्य केंद्र पर जो आयोजित करते हैं वो इन फैसिलिटी के अंदर आएगी। और आउटरीच के अंदर वो आएगा जो आप टीकाकरण सत्र आंगनबाड़ी, वीएचएनडी, वीएचएससी या किसी कैंप में आयोजित करते हैं या गांव ढाणी के अंदर कोई आयोजित करते हैं तो वो संख्या आपकी आउटरीच के अंदर आएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर बता दूं सत्र का प्रकार। अब सत्र का प्रकार आता है ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप। तो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप का क्या मतलब है इसको समझेंगे। ए टाइप का मतलब होता है जो आप अपनी चिकित्सा संस्थान पर, उप स्वास्थ्य केंद्र पर या पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आप टीकाकरण सत्र आयोजित करते हैं तो वो आपके ए टाइप के अंदर आएगा। आगे आता है बी टाइप। बी टाइप का आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों कॉलम आपके ब्लॉक हैं, ये दोनों कॉलम आपके बंद है। इसी तरह सी टाइप का यहाँ पर बंद है, यानी आप बी टाइप और सी टाइप के सत्र आयोजित करोगे तो वो आपकी संस्था के अंदर नहीं माना जाएगा। वो कहाँ होगा? वो आपके होगा आउटरीच के अंदर, जो आगे आपको आउटरीच वाला कॉलम मैं अभी दिखाऊंगा। इसी तरह डी टाइप। अब डी टाइप क्या होता है?
डी टाइप होता है शहरी क्षेत्र में जो टीकाकरण सत्र आयोजित होता है, उसे हम डी टाइप बोलते हैं। और डी टाइप के अंदर भी अब 3 कैटेगरी बना दी है, इस बार से नया कॉलम जोड़ा गया है। डी टाइप के अंदर 3 कैटेगरी क्या है, ए, बी और सी। ए का मतलब है कि आपने शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित किया है, वो ए टाइप के अंदर आएगा। बी टाइप सत्र कौन सा होगा, यहाँ पर भी आप देखेंगे ये बी टाइप और यहाँ पर भी बी टाइप है। तो बी टाइप कौन सा होगा, जो आंगनबाड़ी सत्र पर आयोजित होता है वो आपका बी टाइप होगा। और सी टाइप कौन सा होगा, जहां पर नए तो चिकित्सा संस्थान है और नए ही आंगनबाड़ी केंद्र है, कोई किसी गांव या ढाणी के अंदर आप टीकाकरण सत्र आयोजित कर रहे हैं, तो वो आपका सी टाइप के अंदर आएगा। इसी तरह आप देखेंगे यहाँ पर मैंने बताया कि इन फैसिलिटी के अंदर आपको केवल ए टाइप के जो टीकाकरण सत्र है वही आपके यहाँ पर रिपोर्ट होंगे। इसी तरह डी टाइप यानी शहरी क्षेत्र के अंदर भी आपने चिकित्सा संस्थान के अंदर जो आयोजित किए हैं ए टाइप के टीकाकरण, उसी की रिपोर्ट यहाँ आएगी, बाकी यहाँ पर 0 आएगा। अब आगे देखेंगे आउटरीच के अंदर। आउटरीच के अंदर देख पा रहे हैं, आउटरीच के अंदर भी इसी तरह है, ए, बी और सी टाइप। तो ए टाइप आउटरीच के अंदर नहीं माना जाएगा, यानी ए टाइप टीकाकरण सत्र आउटरीच के अंदर नहीं हो सकता, इसलिए इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अंदर हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्लैक कलर के अंदर ब्लॉक है, इसके अंदर कोई डाटा आप फीड नहीं कर सकते। बी टाइप यानी आपने अपने आंगनबाड़ी के अंदर पर जो टीकाकरण सत्र आयोजित किया है। इसी तरह सी टाइप है, जहां पर न तो आंगनबाड़ी केंद्र है और न ही वहां पर कोई चिकित्सा संस्थान है, ऐसी जगह आपने कोई टीकाकरण सत्र आयोजित किया है, तो वो सी टाइप के अंदर आएगा। आयोजित सत्रों में टीकाकरण हेतु उपस्थित बच्चों की संख्या। आयोजित सत्र में टीकाकरण हेतु उपस्थित बच्चों की संख्या यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 बच्चे हैं। तो मैंने आपको बताया कि मेरे यहाँ पर इस महीने पेंटा फर्स्ट, पेंटा सेकंड, पेंटा थर्ड, मिजल्स, बीसीजी और डीपीटी बूस्टर 5 साल वाले, 10 साल वाले और 16 साल वाले टोटल बच्चे कितने हैं, उन सबको जोड़ करके हम यहाँ पर संख्या देंगे। इसी तरह आगे देखेंगे बी टाइप के अंदर। तो बी टाइप के अंदर भी आपने बीसीजी से लेकर के और 16 साल तक की उम्र तक के कितने बच्चे आए, वो सभी बच्चों की संख्या यहाँ पर जोड़ करके आपको डालनी है। ये संख्या आप कहां से लेंगे, टीकाकरण सत्र वाला कॉलम मैंने आपको बताया है अभी, उसके अंदर से आपने कितने बच्चों को टीके लगाए वो देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो मैं ये फॉर्म आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर जो एनएम बहन जी ने यहाँ पर मेरे को ये रिपोर्ट दिया है, ये गलत रिपोर्ट दी है, क्योंकि अभी आपको दिखाऊंगा टीकाकरण सत्र पर वापिस जा करके। तो वापिस अपने टीकाकरण वाला जो कॉलम है उसके ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखेंगे कुल बच्चे कितने हैं। बीसीजी के लिए मेरे पास 9 बच्चे आए हैं, उन्हीं 9 बच्चों को मैंने पेंटा फर्स्ट दिया है। तो 9 बच्चे जो बीसीजी के लिए आए थे, उन्हीं 9 बच्चों को मैंने पेंटा फर्स्ट दिया है। तो मेरे यहाँ पर टोटल बच्चे कितने हुए, अभी तक 9 बच्चे। इसके बाद आता है पेंटा सेकंड। पेंटा सेकंड वाले 9 बच्चे आए हैं, तो 9 और 9 यहाँ पर दोनों जुड़ेंगे, 18 हो गए हैं। पेंटा थर्ड के लिए मेरे पास 10 बच्चे आए हैं, यानी 28 बच्चे हो चुके हैं। इसके बाद ओपीवी 0 डोज मैंने नहीं दी, तो ये बच्चा यहाँ पर 0 है, 28 के 28 रहेंगे। ओपीवी फर्स्ट सेकंड थर्ड, पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे थे उन्हीं बच्चों को दिया है, तो ये संख्या आप यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। इसी तरह एफआईपीवी फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो आपने इन बच्चों को लगाया, इन्हीं बच्चों को ये डोज आपने दी है, तो ये संख्या भी आपके यहाँ पर नहीं जुड़ेगी। तो अभी तक मेरे यहाँ पर टोटल बच्चे हुए 28। अब आगे कौन सा बच्चा इसके अंदर जोड़ना है देखेंगे। पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिन बच्चों को मैंने पेंटा फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है उन्हीं बच्चों को दिया है, तो ये भी संख्या नहीं जोड़ेंगे। पीसीवी फर्स्ट और पीसीवी सेकंड भी मैंने डोज फर्स्ट और डोज थर्ड वाले बच्चों को दिया है, तो ये भी संख्या मैं यहाँ पर नहीं जोड़ूंगा। अब कौन सी जोड़नी है 28 के अंदर, पीसीवी बूस्टर और मिजल्स रूबेला के आपने जिन बच्चों को इंजेक्शन दिया है वो दोनों डोज एक साथ लगती है, तो ये 9 बच्चे फिर आ गए हैं। तो पहले मेरे यहाँ पर 28 थे और ये 9 बच्चे वहां पर और जोड़ दूंगा, तो कितने हो जाएंगे 28 और 9 टोटल हो जाएंगे आपके 37 बच्चे। 37 बच्चे होने के बाद आगे देखेंगे और कौन से बच्चे इसमें जुड़ेंगे। उसके बाद ये बच्चे आपके सबके यहाँ पर 0 है, यदि यहाँ पर आपने किसी बच्चे को ये डोज दी है तो ये संख्या आप जोड़ देंगे। उसके बाद चलेंगे यहाँ पर देखेंगे मिजल्स रूबेला सेकंड डोज 6 बच्चों को दी है, तो 37 बच्चे मेरे पास पहले हो गए थे और 6 बच्चे ये हो गए हैं, तो 37 और 6 यहाँ पर मेरे पास हो चुके हैं 43 बच्चे। 43 बच्चों के बाद आप इन बच्चों को जोड़ेंगे जो 5 वर्ष 10 वर्ष और 16 वर्ष वाले आए हैं, तो ये तीनों मिलाकर के मेरे पास 11 बच्चे और आ चुके हैं। टोटल बच्चे मेरे पास हो चुके हैं 45 बच्चे। अब आप देखेंगे ये 45 बच्चों की रिपोर्ट आपको वहां पर देनी है। वापस आपको वहीं लेकर के चलता हूं। मैंने आपको बताया टोटल बच्चे जोड़ करके मेरे पास 45 हो रहे थे, और जिस एनएम बहन जी ने मेरे को ये फॉर्म भर के दिया है तो उनका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डाटा, यहाँ पर 20 बच्चे उन्होंने आउटरीच के अंदर दिए हैं और 10 बच्चे इन फैसिलिटी के अंदर। तो इन्होंने मेरे को टोटल बच्चे यहाँ पर 20 प्लस 10 केवल 30 बच्चे दिए हैं। परंतु वहां पर हम टीकाकरण सत्र में देख पा रहे हैं तो टोटल बच्चे हमारे हो रहे थे 45 बच्चे। तो यहाँ पर आपकी 45 बच्चों की रिपोर्ट ही आनी चाहिए, न कि 30 बच्चे, यानी आप यहाँ पर डायरेक्ट 15 बच्चों को कम कर दिया है। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट भरते समय जरूर देखेंगे कि आपने इस टीकाकरण वाले कॉलम के अंदर कुल बच्चों की संख्या कितनी दी है, उन्हीं बच्चों का जोड़ इन फैसिलिटी और आउटरीच वाले बच्चों का जोड़ बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 30 बच्चे इन्होंने दिए, 45 बच्चे हो रहे थे, ये रिपोर्ट गलत है। आगे देखेंगे सत्रों की संख्या जहां आशा उपस्थित हुई। सत्रों की संख्या जहां पर आशा उपस्थित हुई, यानी एक टीकाकरण ए टाइप में आपका था तो यहाँ पर एक आशा उपस्थित हुई, और बी टाइप के अंदर मेरे यहाँ पर देख पा रहे हैं 3 टीकाकरण सत्र हुए थे। ये 3 टीकाकरण सत्र यहाँ पर तीनों जगह आशा उपस्थित हुई थी। और सी टाइप का आपका कोई टीकाकरण सत्र है, वहां पर कोई आशा उपस्थित नहीं हुई है, तो उसकी संख्या आपको यहाँ पर नहीं देनी है। यदि कोई आशा उपस्थित रही है तो उनकी संख्या आप यहाँ पर देंगे।
सत्रों की संख्या आगे देखेंगे। सत्रों की संख्या जहां पर लिंक वर्कर अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रही है, जहां पर लिंक वर्कर या अन्य कार्यकर्ता यानी आशा नहीं थी, टीकाकरण सत्र में आपकी सहायता कर रहा है, वो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थी तो उनकी यहाँ पर संख्या डाल देंगे। यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर क्या आप क्या करते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की रिपोर्ट यहाँ पर डाल देते हैं। ये यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की रिपोर्ट नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर पूछ रहे हैं सत्रों की संख्या जहां पर लिंक वर्कर यानी अपने टीकाकरण सत्र के अंदर जो लिंक वर्कर का काम करते हैं, जहां पर आशा नहीं होती है, हमें लिंक वर्कर को वहां पर नियुक्त करना होता है। आशा को जो टीकाकरण सत्र आयोजित करवाने के लिए 150 रुपए 200 रुपए की राशि दी जाती है, तो वो राशि उन लिंक वर्कर को देनी होती है, तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आता है यूएचएनडी वीएचएनडी आयोजित सत्रों की संख्या, यानी आपने यूएचएनडी वीएचएनडी के दिन आपने कोई टीकाकरण सत्र आयोजित किया है, तो वो संख्या यहाँ पर देंगे। यूएचएनडी क्या आता है? अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। वीएचएनडी क्या आता है? विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे। विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे या अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे आपने मनाया है, वहां पर आपने टीकाकरण सत्र आयोजित किया, तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा 0 रहेगा। विशेष आयोजित सत्रों की संख्या, आपने कोई विशेष टीकाकरण सत्र आयोजित कहीं पर किया हो तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा यहाँ पर 0 आ जाएगी। आगे आता है आपका विटामिन ए की खुराक। विटामिन ए की खुराक यहाँ पर देखेंगे 9 माह से 5 वर्ष के बीच दी गई विटामिन ए की खुराक, यानी 9 माह से शुरू करते हैं हम और 5 वर्ष के बीच तक के जितने भी बच्चे आपके इस महीने आपके पास आए हैं, आपने उनको विटामिन ए की खुराक दी है। विटामिन ए की खुराक कौन सी? खुराक फर्स्ट, खुराक 5 और खुराक 9, ये 3 खुराक आपसे यहाँ पर पूछ रहा है। खुराक फर्स्ट कब देनी होती है? हम 9 महीने से शुरू करते हैं, तो 9 महीने पर पहली खुराक देते हैं और 9 महीने पर ही हम मिजल्स रुबेला लगाते हैं, एमआर फर्स्ट लगाते हैं। तो जितने बच्चों को आपने एमआर फर्स्ट दिया है उन सभी बच्चों को आपने विटामिन ए की खुराक भी दी है, तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। परंतु उससे कम नहीं हो सकती, उससे ज्यादा आपकी हो सकती है। कम कब होगी? कम तब होगी जब आपके पास विटामिन ए की सप्लाई नहीं है और आपने नहीं दिया है, उस स्थिति में आप यहाँ पर कम डालेंगे। परंतु उन बच्चों को अगले सत्र के अंदर दे करके उसकी खुराक पूरी करेंगे। तो यहाँ पर विटामिन ए की फर्स्ट खुराक आपने जितने एमआर फर्स्ट लगाए हैं उसके बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आता है खुराक 5। खुराक 5 कब देंगे? ये देते हैं हम 33 महीने के बच्चे को, यानी हर 6 महीने के बाद विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो खुराक 5 आपने कब दी? ये देते हैं हम 3 साल वाले बच्चे को या 33 महीने के वाले बच्चे को। तो यहाँ पर आपने 3 साल वाले बच्चों को किसी को विटामिन ए की खुराक दी है, तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आता है 9वीं खुराक। 9वीं खुराक कब देते हैं? 9वीं खुराक देते हैं 5 साल वाले बच्चों को, यानी जो 5 साल वाले टीके आपने लगाए हैं या 5 साल के बच्चे आपके पास विटामिन ए की खुराक लेने के लिए आपके पास जो बच्चे आए हैं उनकी संख्या यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आता है 9 माह से 59 माह के बच्चों की संख्या जिन्हें विटामिन ए सिरप दी गई 6 माह के अंतराल पर। तो यहाँ पर तो आपका है विटामिन ए की फर्स्ट, 5 और 9, ये 3 ही डोज यहाँ पर रिपोर्ट देनी है। और बाकी की रिपोर्ट आपने 6-6 महीने के अंतराल से दी है, वो आपने दी है या आउटरीच में आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर दी है, तो वो संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। तो यहाँ पर 6-6 महीने के अंतराल से जितनी भी विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तो वो संख्या आप यहाँ पर अपने संस्था पर दी है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे, अन्यथा आउटरीच के अंदर देंगे। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मेरे से पूछ सकते हैं। और यदि आपको सभी बातें अच्छे से समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और इस वीडियो के नीचे आप देखेंगे बीच में एक शेयर का निशान होता है, उस शेयर वाले बटन पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप का पॉपअप खुल करके आएगा। व्हाट्सएप पर आपको क्लिक करना है, वहां पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल के अंदर जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिन व्हाट्सएप ग्रुप से स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम जुड़ी हुई है, उन सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेज दें ताकि सभी एएनएम के पास यह जानकारी पहुंच जाए। तो अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ से 9 माह से 59 माह के बच्चों की संख्या जिन्हें विटामिन ए सिरप 6 माह के अंतराल पर दी गई। पहली, 5वीं और 9वीं खुराक की रिपोर्ट तो यहाँ पर दे दी है। उसके बाद 9 से 59 माह के बच्चों को जिनको 6-6 महीने के अंतराल से और खुराक देनी होती है, तो वो खुराक आपने दी है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। तो इसके अंदर आपके क्या होता है, 9 माह से 59 माह के बीच की ये खुराक भी आपके यहाँ पर जुड़ करके इसके अंदर आएगी। यहाँ पर क्या आएगा, आपकी फर्स्ट, 5 और 9 ये तीनों खुराक तो यहाँ पर जुड़ेगी। अब 9, 5, 14 और 7, 21, यानी ये 21 बच्चे की रिपोर्ट तो यहाँ पर देनी ही देनी थी। इसके अलावा भी 15 महीने पर, 21 महीने पर, 27 महीने पर, 39 महीने पर, 45 महीने पर, 51 महीने पर भी खुराक देनी होती है, तो वो खुराक भी आपने दी है तो वो संख्या यहाँ पर डालेंगे। आगे देखें 12 से 59 माह के बच्चों की संख्या जिन्हें एल्बेंडाजोल की गोली दी गई। ये है 12 महीने से लेकर के 59 महीने के बच्चे, यानी 12 महीने से लेकर के और 5 साल तक के बच्चों को हम एल्बेंडाजोल की टेबलेट देते हैं। एल्बेंडाजोल की टेबलेट कब देते हैं, ये साल में 2 बार देते हैं, यानी 1 साल के अंदर 2 बार देते हैं। 6-6 महीने से सभी बच्चों को देनी होती है। तो आपने यदि कोई बच्चों को ये एल्बेंडाजोल टेबलेट दी है तो वो रिपोर्ट आप यहाँ पर डाल देंगे। आगे देखेंगे 0 से 5 वर्ष के गंभीर कम वजन, सीवियरली अंडरवेट के बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जिनका हेल्थ चेकअप किया गया, यानी अति कुपोषित बच्चे आपके क्षेत्र में कितने हैं, उनका आपने हेल्थ चेकअप किया है तो उसकी संख्या आप यहाँ पर डालेंगे। तो आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इन सभी पॉइंट्स को विस्तार से समझाऊंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें,
दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी साथियों के व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि आपने इससे पहले जो 6, 7, 8 नंबर फॉर्म कैसे भरें पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देखें। आज के इस पार्ट 5 के वीडियो के अंदर मैंने टीकाकरण सत्र से लेकर के विटामिन ए की खुराक तक के सभी पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर वैक्सीन निरोधक व अन्य रोग से लेकर के आगे के पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।